सेक्शन 168 में हमने जो है स्पष्टीकरण 4 तक जो है कंप्लीट कर दिया था। आज हम जो है स्पष्टीकरण 5 को पढ़ेंगे और स्पष्टीकरण 5 को पढ़ने के साथ साथ जो है इसके जो आगे के केसेस वगैरह है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्शन 108 का जो है स्पष्टीकरण 5। आयशा पढ़ो। स्पष्टीकरण 5। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो यहाँ पर दुष्प्रेरण होता है, ठीक है, षड्यंत्र होता है, उसके बारे में कहता है षड्यंत्र द्वारा वह व्यक्ति या षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को रोकने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। देखो यहाँ पर जो है दुष्प्रेरण के जो षड्यंत्र होता है उसके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि उन दोनों के द्वारा कोई योजना बनाया जाए, मात्र उनका जो है इस प्रकार षड्यंत्र रचना और षड्यंत्र रचने के बिहार पर इस प्रकार कोई अपराध के अनुसरण में कोई कार्य किया जाना क्या होता है, स्वतः ही अपराध है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने जो है एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसको, जैसे मान लो एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, उसने एक षड्यंत्र रचा कि जो बी व्यक्ति है, बी जो है सी को मारेगा। ठीक है, मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा जिससे बी को क्रोध आएगा और बी क्या करेगा, सी को मारेगा। अब देखो भले ही इन दोनों के बीच में कोई पूर्व योजना ना बनी हो, भले ही इन दोनों के बीच जो है कोई योजना ना बनी हो या कोई योजना ऐसी बनने के बारे में बात की गई हो, लेकिन ए के द्वारा अगर इस प्रकार कोई षड्यंत्र किया गया है और उसके अनुसरण में बी के द्वारा कोई कार्य किया गया है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ए जो है दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा। ये बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है जो बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझते हैं, एग्जाम्पल है, इसमें शायद इलस्ट्रेशन दे रखा होगा, एक बार जरा आयशा इसका इलस्ट्रेशन पढ़ो जरा। या को विष दे मिलकर बनाता है, यह सहमति हो जाती है कि का विष देगा, खाता समझा देता है कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा, किंतु का नाम नहीं, गा विष उपताप करने के लिए सहमत है और उसे उपताप। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप रहने दो, आपकी करता आवाज है। ब्रेक हो रही है, मैं पढ़ता हूँ। ओके सर। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर इसका इलस्ट्रेशन है आपका 5 का अ और ब मिलकर एक योजना स को जहर देने के लिए बनाते हैं। यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो मिलकर एक योजना बनाते हैं क्या कि वो स को जहर देने के लिए बनाते हैं। वो सी को जो है क्या देंगे, सी को पॉइजन देंगे। ठीक है, और यह तय करते हैं कि जहर ए देगा और साथ में ये भी तय करते हैं कि जो जो पॉइजन है ना सी को, वो कौन देगा, ए देगा, ये वाला व्यक्ति। ब द को योजना समझाता है और जो बी है ये क्या करता है, डी को इस योजना के बारे में समझाता है कि हम देख ए और बी हम दो व्यक्ति है और हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर प्लानिंग किया है कि हम जो है सी को जहर देंगे और सी को जहर देगा ना वो ए देगा। ये बात जो है बी किसको समझाता है, डी को समझाता है। और यह कहता है कि कोई तीसरा व्यक्ति सी को जहर देगा किंतु वह ए का नाम नहीं बताता। यहाँ पर जो बी है वो डी को योजना समझाता है लेकिन सी को क्या करता है, सी को ए का नाम नहीं बताता। डी जहर को प्राप्त करने की सहमति देकर उसे प्राप्त करके उसके प्रयोग को समझाते हुए बै को दे देता है।
यहाँ पर क्या है, देखो कहने का मतलब यह है कि ए और बी दो व्यक्ति थे, इन्होंने योजना बनाई कि हम सी को जहर देंगे। बी को पता था कि जो जहर देगा सी को वो ए देगा। ये बात लेकिन बी ने डी को नहीं बताई, लेकिन बी ने जो है डी को बताया कि हम सी को जहर देंगे। ये नहीं बताया कि कौन देगा। इसके बिहाफ पर डी ने क्या किया, डी ने जो है बी को जहर दिया और उसके बारे में बताया कि उसे कितनी मात्रा में देना है, कितना देना है, कैसे देना है। उसके प्रयोग को समझाते हुए वह को दे देता है। यानी डी जो है इसके यूज कैसे करना है इसको समझाते हुए बी को दे देता है। ए जहर देता है और सैम मर जाता है। यहाँ पर जो है फिर बी ने जो है ए को जहर दिया। ए ने क्या किया, ए ने वो जहर जो है सी को दे दिया, जिससे क्या हुआ, सी की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि द ने ए के साथ मिलकर अपराध की कोई योजना नहीं बनाई। देखो यहाँ पर बताओ, क्या ए का और डी का कोई लिंक है? बताओ, क्या यहाँ पर डी जो है ए को जानता है? नहीं जानता है। ठीक है, नहीं जानता है क्योंकि ना तो उससे वो कभी मिला और ना उसके बारे में उससे बात हुई। ठीक है, नहीं जानता। ठीक है, यद्यपि ड जो है यानी यद्यपि डी जो है ए को साथ मिलकर अपराध की कोई योजना नहीं बनाता है, किंतु वह उस षड्यंत्र में शामिल हुआ है जिसके अनुश्रम में सै को जहर दिया गया है। अतः इतने से ही यह माना जाएगा कि डी ने दुष्प्रेरण का अपराध किया है और इस आधार पर वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय होगा। देखो यहाँ पर भले ही डी कहने लगे कि साहब मुझे तो पता ही नहीं था ए कौन है कौन नहीं था, और मुझे ए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। भले ही यहाँ पर क्या हो, भले ही यहाँ पर जो है ए डी को ना जानता हो या इन दोनों के बीच कोई पूर्व योजना ना बनी हो, लेकिन इस प्रकार से दोनों का कॉमन इंटेंशन होना और डी के द्वारा दिया गया जहर जो है ए के पास पहुंचना और ए के द्वारा सी को देना, इस बात का दर्शाता है कि डी ने क्या किया है, डी ने भी यहाँ पर जो है हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। सबको समझ में आ गई आपके यहाँ तक? बताओ पहले, रेज योर हैंड प्लीज, अगर सबको यहाँ तक समझ में आ गई तो। ठीक है, अब देखो, अब आगे की कहानी सुनो। अब इसके बाद यहां पर आपका इसमें कहा गया है, अतः दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो अपराध में दुष्प्रेरण करके अपराध को आगे बढ़ाने की भूमिका को निभाता है। यह दंडनीय होता ही है, चाहे अपराध कारित हो या ना हो। बस यह साबित होना चाहिए कि इसके द्वारा अपराध के दुष्प्रेरण करने के परिणाम स्वरूप कुछ हुआ है जो अपराध को स्थापित करने में अपनी भूमिका को निभाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति षड्यंत्र में शामिल है, चाहे वो जैसे भी है, ठीक है, और उसकी कोई यहाँ पर क्या है, उसकी कोई भूमिका है, ठीक है, उसका कोई रोल है, तो वहां पर कहा जाएगा कि वो व्यक्ति भी अपराध के जो है दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है। पहली बात। अब देखो एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, वो बताई गई है सेक्शन 108 में। ये देखो 108 कहता है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। अब भारत से बाहर अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 108 ए कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 108 ए ऐसे अपराधों से संबंधित है जिन अपराधों का दुष्प्रेरण तो भारत में किया जाता है, लेकिन जो अपराध भारत से बाहर किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझेंगे, इसमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इलिस्ट्रेशन दिया गया है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो ए और बी दो व्यक्ति हैं, वो आपस में क्या है, कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र बताते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है किसी अदर कंट्री में क्या है, तुम्हें अदर कंट्री में कोई अपराध करना है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने भले ही क्या किया है, इन्होंने भले ही जो है अपराध अदर कंट्री में किया है, लेकिन उस जो है उसकी योजना, उसका जो षड्यंत्र है, वो अगर भारत में जो है बैठकर बनाया है, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि जो है दुष्प्रेरण के दोषी हैं। देखो ये कहता है आपका, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत, कौन व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, अपराध का दुष्प्रेरण करता है, कौन करता है, जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य का किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि वह भारत में किया जाए।
कहने का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति ए है, वो क्या करता है, वो पत्र के माध्यम से बी को जो है भड़काता है, जो आपका गोवा में है। पहले गोवा जो है विदेश में था, 1961 में जो है आपका ये इंडिया में शामिल किया गया। इससे पहले पुर्तगालियों के पास था, तो गोवा उस समय विदेश में ही था। तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों जो है सी को जो है भड़काते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, ताकि गोवा में सी जो है डी की हत्या कर दे। तो सी तो देखो हत्या के लिए दंडित होगा ही होगा गोवा में, ए और बी क्या होंगे, अपराध के दुष्प्रेरण के दोषी होंगे। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है। इसमें देखो एक इलिस्ट्रेशन भी दिया गया है, इस इलिस्ट्रेशन के माध्यम से हम इसको क्लियर कट समझते हैं। का मतलब ए भारत में बी को, जो गोवा में विदेशी है, देखो ए जो है भारत के अंदर बी को, जो गोवा में क्या है फॉरेनर है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है। यहाँ पर ए जो है क्या करता है, ए बी को जो है गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, ठीक है। ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। यहाँ पर ए क्या होगा, ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने जो है भारत में रहकर जो है ऐसे अपराध तो नहीं किया, ऐसी हत्या तो नहीं की, लेकिन हत्या करने का दुष्प्रेरण किया है। ये बात बताई गई है आपका सेक्शन 108 के अंदर। तो देखो 108 ए में जो है इतनी बातें बताई गई हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट थी। देखो यह दृष्टांत अब लुप्तप्राय हो गया है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर ये जो दृष्टांत है वो अब क्या होगा, खत्म होगा। खत्म क्यों होगा, क्योंकि गोवा जो है भारत के अंदर है। कभी आप सोचोगे सर गोवा तो भारत के अंदर ही, भारत से बाहर कैसे हुआ। 1961 तक ये भारत से बाहर ही था, पुर्तगीज के जो है अंडर था। तो ये कहते हैं उत्तर हो गया है क्योंकि गोवा अब भारतीय क्षेत्र का भाग है, अतः अब वह भारत के बाहर नहीं है। 1860 से पूर्व गोवा भारत में स्थित नहीं था। मैं आपको बता चुका हूँ कि गोवा जो है पहले भारत के अंदर नहीं था, इसलिए इसको विदेश कहा जाता था। अब देखो अब यहाँ पर जो है गोवा की जगह आप जो है विदेश शब्द का यूज कर सकते हो, क्योंकि गोवा भारत में है। तो देखो इस प्रकार जो है 108 में इतनी बात बताई गई है जो आपकी इंपॉर्टेंट थी। सेक्शन अब आता है 109। अब देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ा अबेटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, दुष्प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है, किस प्रकार से नहीं हो सकता है, कौन कौन से उसकी आवश्यकता तो है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट के लिए जो पनिशमेंट है वो कहाँ पर बताया गया है, तो देखो दुष्प्रेरण के लिए जो दंड है वो सेक्शन 109 में बताया गया है। 109 क्या कहती है, इसको पढ़ते हैं और साथ में जो है इसके आगे के पोर्शन को भी पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 109 कहती है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए। देखो इसमें क्या है, सेक्शन 9, 109, 110, 111, 112 इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सारी सेक्शन जो है सिमिलर हैं, लेकिन इनके मायने अलग अलग हैं। तो कभी कभी वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, तो आप जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा है कि आपको कैसे पढ़ना है। सेक्शन 109 कहती है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और उपबंध नहीं है। देखो यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं। पहली बात तो इसने कहा है कि मान लो ये व्यक्ति दुष्प्रेरक है, जो क्या कर रहा है, अबेटमेंट कर रहा है। दुष्प्रेरण के दंड यदि ए के जो है परिणाम स्वरूप, जैसा ए चाह रहा था उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, कार्य किया गया, ए ने जैसा चाहा वैसा कार्य जो है बी के द्वारा किया गया, पहली बात। दूसरा, और जहां कि उस दंड के लिए अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। अब जो कार्य ए के द्वारा कराया गया था बी से, उसके परिणाम स्वरूप, दूसरी बात क्या है, उसके लिए संहिता में उपबंध नहीं है, उसके लिए संहिता में कोई प्रोविजन नहीं है जहां पर ये लिखा हो कि दंड कितना है। अगर किसी सेक्शन में बताया गया है कि जो ए ने दुष्प्रेरण किया है उसके लिए कितना दंड है, तब तो उसको इस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवर्त संहिता के अधीन दंड दिया जाएगा उस अपराध के लिए। लेकिन जहां पर ए ने किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया है और वहां पर उसके लिए कोई उपबंध नहीं है, तो वहां पर ए को कितना जो है क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। पहले मेरी बात यहां तक बताओ, यहां तक आपको सबको समझ में आई, राइज योर हैंड प्लीज। ठीक है। अब देखो, अब उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं।
यहां पर कहा गया है कि जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है, जो हमने ऊपर बात पे की, जिस जैसा जो है अबेटर ने चाहा ऐसा ही जो है अपराध किया गया, और ऐसे दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, और संहिता में नहीं बताया गया है कि ऐसे जो है दुष्प्रेरण के लिए कितने दंड होगा, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। तो वो उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। जैसे मान लो ए ने क्या किया, ए ने जो है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बी को उकसाया कि वो क्या करे, वो सी की हत्या कर दे। ए के उकसाहट के इंस्टिगेट के परिणाम स्वरूप जो है बी ने सी की हत्या कर दी। अब जो बी है, ये तो आपका जो है, इसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी 302 के अकॉर्डिंग, लेकिन ए के लिए यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन, कि अगर इसने जो है हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध किया है तो इसको कितनी सजा मिलनी चाहिए। तो अगर इस संहिता में या तत्समय परवर्त किसी अन्य संहिता में इस दंड का प्रावधान नहीं किया गया है तो ए को भी सेम वही सजा मिलेगी जो यहाँ पर बी को मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दुष्प्रेरण करने वाले का और अपराध करने वाले का, दोनों का क्या है, दोनों का जो है सेम ही क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, अगर इस संहिता में उसके संबंध में उपबंध नहीं है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। सेक्शन 109 जो है क्या कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 109 उपबंध करती है जो कोई किसी अपराध का उत्पन्न करता है, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप करता है, तो उसमें क्या होगा, अगर संहिता में उपबंधित नहीं है तो उसको उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिस दंड से दंडित होता। लेकिन देखो सेक्शन जो 109 है इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। इसके 3 आवश्यक तत्व दिए गए हैं जो आप लिख लो, जो आपको क्या करेंगे, एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखो, 109 के आवश्यक तत्व, सबसे पहले लिखो, फर्स्ट लिखो, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण, किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो, किया गया हो। नंबर 2 लिखो, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित कृत्य, दुष्प्रेरित कृत्य कारित कर दिया गया हो, कारित कर दिया गया हो। थर्ड पॉइंट, ऐसे दुष्प्रेरण हेतु, दुष्प्रेरण हेतु संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो, संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान न हो। देखो, यहाँ पर 3 बातें बताई गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया गया है, पहले यह कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया गया हो। अब सेक्शन 109 वही एप्लीकेबल होगी जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा जो है दुष्प्रेरण का अपराध किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा पे क्या बताया गया है,
दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपका जो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है क्या है, दुष्प्रेरण के एक परिणाम स्वरूप दुष्कृत कृत्य कारित कर दिया गया। देखो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जो है दुष्कृत कृत्य कारित जो है किया जाना आवश्यक है। दूसरी बात, थर्ड इसने कहा है कि ऐसे दुष्प्रेरण हेतु संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो और जैसा अपराध उसने किया है उसके संबंध में दंड के लिए कोई प्रोविजन संहिता में ना हो, तो तब क्या होगा, तब आपकी सेक्शन जो है 109 एप्लीकेबल होगी। ये कहता है कि यदि उपरोक्त उपबंध संतुष्ट हो जाते हैं तो दुष्प्रेरित कारित अपराध हेतु प्रावधानित दंड से दंडनीय होगा। स्पष्ट है कि धारा 109 अवशेषी प्रकृति की है, रेसिड्यूरी नेचर की है। इस धारा में सफल दुष्प्रेरण हेतु दुष्प्रेरक को दंडित किया जाता है। दुष्प्रेरक का वास्तविक कर्ता एक ही अपराध के लिए दंडित किए जा सकते हैं। उचित मामलों में वास्तविक कर्ता दंडित दायित्व से अमुक्त भी हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका सेक्शन 109 है ये रेसिड्यूरी नेचर की है। रेसिड्यूरी मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो सेक्शन 109 है वो किस प्रकृति की है, तो ये आपका जो है अवशेषी प्रकृति की है। अवशेषी मतलब जिसका जो है कुछ शेष रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेक्शन 109 में ये नहीं बताया गया अगर मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसके दुष्प्रेरण के लिए कोई दंड नहीं है तो दुष्प्रेरक व्यक्ति भी उसी अपराध से दंडित होगा जिस अपराध से जो है मुख्य आरोपी दंडित होता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें एग्जाम्पल एक इलिस्ट्रेशन पढ़ता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इसमें एक स्पष्टीकरण है वो पढ़ता हूँ। कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। अब यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट आई स्पष्टीकरण में निकल के कि आप कैसे मानोगे कि ए के परिणाम स्वरूप अपराध हुआ है, बताओ कैसे मानोगे। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपके परिणाम स्वरूप अपराध हुआ है, तो लेकिन मुझे इस बात के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा। यदि बता ए सकुन, ने बी की मदद की है ठीक है, और उसको उकसाया है, षड्यंत्र किया है। ये तो आप सब बातें वो बता रहे हो जो इन जो आपका जिसके बिहाफ पर आपका जो है क्या होता है, जिसके बिहाफ पर आपका दुष्प्रेरण का अपराध होता है। अब मान लो मैंने आपकी हेल्प कल की थी और आपने 4-5 दिन बाद जो है अपराध किया, तो क्या माना जाएगा इसमें। मान लो मैंने आपको कहा कि आज जो ये लो चक्कू और जाके जो है उसके पेट में मार दो, आपको गल दिया था वो, आपने चक्कू तो ले लिया लेकिन पेट में नहीं मारा और आप अपने घर आ गई और 5-6 दिनों बाद जब आपका पता नहीं क्या मूड है तब आप उसको जो है मारने गई, तो क्या होगा, आपके परिणाम स्वरूप कार्य हुआ है, बताओ। नहीं, उस हिसाब से तो नहीं हुआ। सर उकसाया नहीं तो हुआ है क्योंकि उसमें। अरे उकसाया मैंने आपको आज है, आप 1 साल बाद किसी और को मार रही हो, तो क्या आप मेरे ऊपर ब्लेम करोगे कि मैंने आपको उकसाया था उस समय 1 साल पहले, नहीं ये सर, वो बताओ। तो तभी होना चाहिए ना। परिणाम स्वरूप का मतलब क्या होता है कि जैसा मैंने कहा सेम आपने उसी समय उसी टाइम वैसा ही कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये लो हथौड़ा और जो है उसके सर में जाके मार दो, आपने कहा लाओ दो, तुरंत हथौड़ा लिया और तुरंत सर में जाके मार दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो मेरे परिणाम स्वरूप हुआ है। या फिर मैंने आपको जो है कोई ऐसी सहायता की कि लो तुम लो एक काम करो, तुम एक जहाज की चाबी लो और इसे उड़ लेके जो है उड़ जाओ, और तुम तुरंत चाबी लेकर जो है इसे लेकर उड़ गए। तो यहाँ पर क्या किया, मेरे परिणाम स्वरूप कार्य हुआ है। परिणाम स्वरूप का मतलब ये है कि जैसा बेटर कहता है, जैसा दुष्प्रक व्यक्ति कहता है, सेम वैसा कार्य उसी समय होना चाहिए। अगर वो कार्य उसी समय हो रहा है तो तभी माना जाएगा कि क्या है, कि वो जो है मेरे परिणाम स्वरूप कार्य किया गया है। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है जो, जी। मैं लैंड भी तो कराना आना चाहिए, ये तो उड़ते ही रहेंगे हम तो। वो तो बाद की बात है, लैंड होगा नहीं होगा, पहले उड़ा तो दो। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है जब स्पष्टीकरण में बताया कार्य गया है उसी कि समय होना चाहिए। यस,
उसी समय ना हो, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, चाकू ले जाओ और परसों को ना सुबह को वहां मिलेगा आपको, और आप उसे वहां मार देना, तब भी कार्य आपके परिणाम स्वरूप हो रहा है, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हो। मेन चीज क्या है, देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड को फोकस करो। परिणाम स्वरूप का मतलब जो कार्य मैंने कराना सोचा था उसी के परिणाम स्वरूप कार्य हुआ है। ठीक है, जब मेरे परिणाम स्वरूप कार्य हुआ है तो इट मीन्स वो मेरे द्वारा हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि कार्य उसी के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। अगर मान लो आपको मैंने चाकू दिया और मैंने आपको बोल दिया कि 5 दिन बाद वो बंदा वहां मिलेगा, वहां तुम उसे चाकू मारना, तो भी क्या है, कार्य मेरे परिणाम स्वरूप ही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इसे अभी मार दो और आपने नहीं मारा, आप चाकू लेकर चले गए, सो साज के पता नहीं क्या मूड में आया, 5-6 दिन बाद उसको मारते हो, तो यहाँ पर ये कार्य मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको जो है उस समय उकसाया था, ना कि उस समय। ये बात अलग है कि आप मारने से इनकार कर दो तो जो अबेटर है वो फंस जाएगा, उसने दुष्प्रेरण किया है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है परिणाम स्वरूप वाली अलग हो जाती है। अब देखो इसमें एक और स्पष्टीकरण दिया गया है, इसको इलस्ट्रेशन पर जी एक बताओ। एक मिनट सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन आ रहा था। मान लिया चलो जी। ठीक है, उसने वो काम कर दिया, ठीक है सर। दूसरा क्या हम्म। है, तो ये प्रूव कौन करेगा कि हाँ उसके उकसाने पे, ये तो वो जो काम कर रहा है वही तो बताएगा, वही तो एविडेंस देगा इसकी, जो बिल्कुल ये वही काम देगा कर रहा एविडेंस। है ना। बिल्कुल। उसी के एविडेंस के बिहाफ पे उसे लायबल माना जाएगा, ए को, बी के भाई एविडेंस ये के तो हिसाब देखो, से तो सी को माना। ये तो जनरल वे की बात है। मान लो एक बार बताओ, कोई व्यक्ति फंस रहा है, मान लो एक व्यक्ति ए है, इसे पता है कि मैं मर रहा हूँ, मुझे जो है सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, तो ये अपने बचाव में तो कहेगा ही ना कि साहब मैंने नहीं कार्य किया, ये कार्य मुझसे हमने उसने करवाया था, कुछ नहीं A1 ने। करवाया, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। वही वही। अब A1 इतना ठीक है, शरीफ तो है नहीं, कर्ण पुत्र तो है नहीं, ये ए जो आगे कोर्ट में खड़ा होकर कहेगा नहीं साहब ये मैंने काम किया था और आप मुझे फांसी पर टंगाओ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब देखो इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट क्या कहता है, बी को, जो एक लोक सेवक है, बी यहाँ पर क्या है, एक पब्लिक ऑफिसर है। ठीक है, जो एक लोक सेवक है, बी के पदीय कृत्यों के योग में क पर कुछ अनुग्रह देने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। देखो कै के पदीय कृत्यों के प्रयोग में कै पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में व्यक्त करता है। बी वह रिश्वत प्रतीत कर लेता है। ए ने धारा 161 में पहले दुष्कर्म का अपराध किया। देखो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति ए और बी है। ए एक जो है ऑफिसर रैंक का व्यक्ति है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बी ए व्यक्ति है, ए ने क्या किया, ए ने जो है यहाँ पर बी व्यक्ति को क्या किया, बी व्यक्ति को रिश्वत दी। और रिश्वत प्रतिशत की प्रस्तावना किस लिए की, इसलिए की ताकि क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए को जो है बी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसे सरकारी कागजात हैं जिनको दिखा दे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो आपको पता है कि रिश्वत जो है, रिश्वत लेना भी अपराध है और देना भी अपराध है। तो यहाँ पर जो बी है वो तो दंडित होगा ही होगा, साथ में जो है आपका ए जो है 161 के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, दंडित होगा। और बताओ अगर रिश्वत के लिए पनिशमेंट कहाँ पर दी गई है, किसको पता है। अच्छा रिश्वत की परिभाषा कहाँ दी गई है, छोटे बताओ, बताओ। 201 में। रिश्वत की परिभाषा 171 बी में क्या है, 171 172 है वो, एक बार जरा चेक करना। एक सौ इकहत्तर बी, सही तो है, 171 बी है, 171। इसमें इसमें दी गई है रिश्वत की परिभाषा। रिश्वत के लिए दंड। मैंने डी में इसका जो पनिशमेंट है ना, वो तो डी में है, शायद ई में, शायद ई में। ठीक है 170। भाई माइक किसका ओपन है, पीछे से बहुत आवाज आ रही है। 171 ई में जो है क्या है, पनिशमेंट है, और आपका जो रिश्वत की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है, वो दी गई है आपका जो है 170 बी में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए जो है दंडित होगा और बी भी दंडित होगा। बी अपने अपराध दंडित होगा और ए जो है
अपने अपराध के लिए दंडित होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो है इलिस्ट्रेशन दिया गया है इसमें, बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है। एक व्यक्ति ए है, ए क्या करता है, बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए क्या करता है, ठीक है, ए उकसाता है। मिथ्या साक्ष्य देना कहां पर बताया गया है, जरा बताओ। बताओ। 191 92 बिल्कुल 199 में मिथ्या साक्ष्य देना है और 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना है। ये याद रखना, सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बी को जो है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए उकसाता है, यानी ए जो है बी को उकसाता है कि वो मिथ्या साक्ष्य यानी फॉल्स एविडेंस दे। बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। ए उस अपराध के दुश्मन का दोषी होगा और उसी दंड से दंडनीय होगा जिससे बी होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी तो दंडनीय होगा फॉल्स एविडेंस देने के लिए, लेकिन ए ने इस प्रकार जो है अबेटमेंट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए भी जो है उसी अपराध के लिए दोषी होगा, क्योंकि अबेटमेंट जो मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण के लिए कहीं पर अपराध नहीं बताया गया, तो ए भी फिर उसी अपराध से दंडित होगा जिससे कौन होगा, जिससे आपका बी होगा। ये बात बताई गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इसका एक और इलिस्ट्रेशन दिया गया है। ये कहता है कि यह को विष देने का षड्यंत्र ए और बी रचते हैं। यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या करते हैं, सी को जो है पॉइजन यानी जहर देने का जो है षड्यंत्र रचते हैं। ए उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है। ए क्या करता है, उस जो है विष को खरीद के लाता है और उसे बी को इसलिए परिदत्त करता है और वो बी को इसलिए डिलीवर कर देता है कि वह उसे सी को दे दे। बी उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष ए की अनुपस्थिति में बी को सी को दे देता है और उसके द्वारा यह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ बी हत्या का दोषी है, ए षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दोषी का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय होगा। यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलकर जो है एक षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है। ए षड्यंत्र रचता है कि बी जो है सी को जहर दे दे। इसी बिहाफ पर जो है ए क्या करता है, बी को वो पॉइजन लाकर दे देता है। पॉइजन ला के देने के बाद जो है बी क्या करता है, ए की अनुपस्थिति में जो है सी को वो जहर दे देता है और जिससे क्या होता है, सी की मृत्यु हो जाती है। तो बी यहाँ पर जो है हत्या के लिए और ए जो है हत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा और दोनों जो है हत्या से ही जो है हत्या के लिए जो है क्या होंगे, दंडित की जाएंगे। ये बात आपकी यहाँ पर बताई गई है इलिस्ट्रेशन नंबर इसके जो है सी में। और इसी प्रकार आपका जो है सेक्शन 109 कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इस प्रकार से जो है सेक्शन 109 को हम जो है कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 101 110 मतलब 110 सेक्शन 111 यानी 111 और सेक्शन 112, ये सारी की सारी सेक्शंस आपको कल पढ़ के आनी है। कल आप इन सेक्शंस को पढ़ के आओगे और फिर मैं आपको जो है इसके बारे में समझाऊंगा। आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बारे में कल आप मुझे बताओगे कि इसके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका क्या प्रोविजन है, कैसे